हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के भाषा कौशल पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल। भाषा कौशल किसे कहते हैं? तो भाषा कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम सुबोपाली कहते हैं, जिसे हम सुबोपाली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों जिसमें आ जाएं उसे हम भाषा कौशल कहते हैं, जिसमें कि समाज में हम जब संप्रेषण को स्थापित करते हैं, तो यानी कि हम बोलते हैं, बोलकर या लिखकर अपने जो विचार हमारे होते हैं या हमारे मन में कोई भाव होते हैं, उसे हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। और सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को हम जान पाते हैं कि उनके विचार क्या हैं, या वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो भाषा कौशल के माध्यम से ही हो पाती हैं। और भाषा कौशल के लिए जो आवश्यक कौशल होते हैं, ये परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि ये जो कौशल हैं, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये कौशल जो हैं ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। और प्रत्येक कौशल जो है वो विकास, यानी कि प्रत्येक कौशल का जो विकास होता है वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये चारों जो हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला है श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। यानी कि सुनकर जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, वो हमें कुछ बता रहे हैं या कुछ कविता कह रहे हैं या किसी महापुरुष के बारे में भाषण दे रहे हैं, तो हम सुनकर उनकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हो गया श्रवण कौशल। इसके बाद है वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करने वाला कौशल। यानी कि बोलकर जब हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मेरे मन में क्या है, ये मैं जब तक आप लोग को बोलूंगी नहीं तब तक आप मेरे विचार को नहीं समझ पाएंगे। तो जब कोई मनुष्य अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करता है तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर तीसरा है पठन कौशल, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। यानी कि जब हम पढ़कर, मान लीजिए किसी हम पुस्तक को पढ़कर या कोई ग्रंथ हो गया या फिर कोई साहित्य हो गया, उसको पढ़कर जब हम अर्थ को ग्रहण करते हैं तो उसे हम पठन कौशल कहते हैं। इसके बाद है लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। हम जब लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारे मन में जो विचार है उसे हम बोल कर नहीं बल्कि उसे हम लिख कर जब अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। तो ये चारों जो हैं वो भाषा के 4 कौशल हैं, जिसे आगे हम डिटेल से समझेंगे। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को उपरोक्त चारों कौशल में दक्ष बनाना है। यानी कि ये चारों कौशल जो हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और ये एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है श्रवण कौशल। हम सारे कौशल को एक एक करके पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं श्रवण कौशल क्या होता है। सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को श्रवण कौशल कहा जाता है। जब हम सुनकर अर्थ को ग्रहण करते हैं तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। और श्रवण कौशल में सुनने या सुनकर समझने या उस पर विचार विमर्श करना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके साथ ही साथ बालक जब सुनकर अनुकरण करता है, यानी कि
मान लीजिए कक्षा में टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी बातों को सुन रहे हैं, उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सुनकर किसी चीज को अगर सीख रहे हैं तो वो जो होगा वो श्रवण कौशल के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे है श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व, यानी कि श्रवण कौशल शिक्षण का क्या महत्व होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला है कि बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लगता है। यह ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है, यानी कि बच्चा का जब जन्म होता है तो उसी समय से वो सुनने लगता है। भले ही वो बोल नहीं पाता है, लेकिन चीज़ों को वो सुनता है और बच्चे के भाषाई ज्ञान का आधार बनती है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। यानी कि बालक जब किसी बात को अच्छी तरीके से सुनेगा तभी तो वो उसमें अंतर कर पाएगा कि क्या कहा जा रहा है। किसी भी चीज़ का अगर अर्थ समझना है तो पहले तो उसमें सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर बालक किसी बात को स्पष्ट तरीके से अगर नहीं सुन पाएंगे तो वो उनके अर्थ को भी नहीं समझ पाएंगे, और जब वो अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो उसका जवाब भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए श्रवण कौशल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार होती है, यानी कि इसके माध्यम से ही अन्य कौशल जो है वो विकसित होते हैं। जब हम सुनते हैं तो उसके बाद ही तो हम बोलते हैं, तो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति जो हुई वो श्रवण कौशल से ही आधारित हुई। या जब हम सुनते हैं तो सुनकर ही अपने जो हमारे मन में विचार हैं उसको हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, तो ये हमारे लेखन कौशल से संबंधित हो गया। तो श्रवण कौशल जो है वो भाषाई कौशल के विकास में का मुख्य आधार है। अब आगे है कि इससे ध्वनियों में के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है, यानी कि हम सुन करके ध्वनि में क्या अंतर है इसको पहचान पाते हैं। अब आगे है इससे अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है, यानी कि श्रवण कौशल जो है वो अध्ययन की आधारशिला होती है। अब आगे है इससे वाचन कौशल का विकास होता है, यानी कि हम जब सुनते हैं तभी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त भी करते हैं, तो इससे वाचन कौशल यानी कि हमारे बोलने का कौशल जो है उसका भी विकास होता है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का। इसके बाद है कि इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है, यानी कि जब हम सुनते हैं किसी चर्चा को या किसी कविता को तो हम इससे हमारा लेखन कौशल भी जो होता है उसका विकास होता है। यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। तो ये श्रवण कौशल की कुछ महत्व थे जिसे हमने यहाँ डिस्कस किया। ये आपके नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, यानी कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं श्रवण कौशल की। पहला है सस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन, इसमें क्या है कि छात्र अध्यापक द्वारा अगर वो कुछ आदर्श वाचन कर रहे हैं तो बालक क्या करता है कि उसका अनुकरण करके वो उसी के अनुसार वो उच्चारण करता है। तो ये जो हो गया उसे सस्वर वाचन कहते हैं। ये खासकर छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में क्या होता है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण यानी कि पढ़ाने के दौरान अध्यापक जो होते हैं वो यानी कि पाठ से कुछ प्रश्नों को छात्रों से पूछते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि छात्र ने सुनकर विषय वस्तु को कितना ग्रहण किया है। मान लीजिए मैं आप लोग को अभी पढ़ा रही हूँ और इससे संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगी, तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने इससे कितनी अच्छी तरीके से समझा है, मैंने जो समझाया है वो आप लोग को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाए हैं आप, और उस सवाल का जो मैं जवाब जिसे मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ये संभव हो पाता है। इसके बाद है कहानी कहना या सुनना विधि। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को कहानी सुनाते हैं और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुनते हैं। इससे शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चों की जो सुनने की जो क्षमता है को विकसित करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि बच्चे किस तरीके से, मान लीजिए मैं आप लोग को अभी एक चूहा और खरगोश की कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि चलिए मैंने आपको कहानी सुनाया, अब इस कहानी को आप बताइए। तो
तो आप उस कहानी को बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने मेरे द्वारा बोले गए जो मैंने बोला है उसे आप कितना श्रवण किया, यानी कि उस चीज़ को कितना आप अनुकरण किए हैं और उसको व्यक्त कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का जो पता चल पाएगा वो कहानी कहना और सुनना विधि से हम समझ सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है श्रुत लेख। श्रुत लेख जो होता है ये तो एक लेखन कौशल की, यानी कि जब लेखन कौशल को विकसित करने का ये साधन है, लेकिन इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। यानी कि बालक क्या है कि सुनकर वो लिखते हैं। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुन सुन के लिखते जा रहे हैं, तो ये होता है श्रुतलेख। इससे ये पता चलता है कि छात्र अध्यापक की बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अगर वो अध्यापक की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उनके लिखने में कुछ गलती हो जाएगी या कुछ बातें जो हैं वो छूट जाएंगी। तो ये श्रुत लेख से पता चलता है। इसके बाद है भाषण विधि। भाषण विधि में क्या होता है कि इसमें मौखिक कौशल को विकसित करने का ये साधन होता है भाषण विधि। यानी कि भाषण जब समाप्त हो जाता है तो उससे संबंधित अध्यापक जो कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और अगर प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी दे देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि छात्रों ने भाषण को कितने ध्यान से सुना है या कितने ध्यान से नहीं सुना है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी तो इससे संबंधित आप प्रश्नों के उत्तर को दे पाएंगे। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो फिर आपका प्रश्न का उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो भाषण विधि के माध्यम से भी हम श्रवण लेख कौशल को विकसित कर सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु सहायक सामग्री। यानी कि किन सहायक सामग्री का उपयोग करके हम श्रवण कौशल को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो पहला है ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर। इसके माध्यम से क्या होता है कि ये तो एक तरीके से मनोरंजन का एक साधन भी है। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग एक काफी रोचक साधन हो सकता है, और इसके द्वारा बच्चों को कविता, कहानी या महापुरुष का कुछ भाषण भी उनको सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास हम कर सकते हैं, जिसमें कि छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके जो श्रवण कौशल है उसको हम लोग विकसित कर सकते हैं। कि अगर कोई कहानी मान लीजिए बच्चों को सुनाया जा रहा है तो उस कहानी को कितने ध्यान से सुन रहे हैं, और फिर जब उनसे प्रश्न किया जाएगा तो उसे वो कितने अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो इसे हम ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। अब आगे है सेकेंड नंबर रेडियो। रेडियो में क्या होता है कि बालक को रेडियो के द्वारा कुछ आकाशवाणी तरह तरह की सुनाई जा सकती है शैक्षिक संबंधित, और ये शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन कार्यक्रम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से रेडियो के माध्यम से भी हम उनके जो श्रवण कौशल है उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है 3 नंबर चलचित्र। चलचित्र में क्या होता है कि चलचित्र में आवाज सुनाई देने के साथ साथ बालक क्या है कि दृश्य को भी देखते हैं, है ना। इसमें बालक सुनते तो हैं, सुनने के साथ साथ उनको दृश्य भी देखते हैं, और ऐसी चीजें जो होती हैं वो बच्चों को काफी पसंद आती है। तो इसी तरीके से हम जो शैक्षिक चलचित्र होती है, मान लीजिए शिक्षा से संबंधित कुछ जो चलचित्र हैं उनका उपयोग करके हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनके श्रवण कौशल को बेहतर बना सकते हैं। ये हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा ऐसा पढ़ाना चाहिए जो रोचक हो, यानी कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जागे। तो इस तरीके से हम चलचित्र का भी उपयोग करके बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। इसका 4th नंबर है वीडियो। यानी कि वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को हम टेलीविज़न के द्वारा कुछ दिखाकर शैक्षिक जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है ऐसे टॉपिक को दिखाकर उनके श्रवण कौशल को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर का भी उपयोग करके हम लोग बच्चों के श्रवण कौशल को बेहतर कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम लोग कुछ चलचित्र को या कुछ मान लीजिए महापुरुष का जो भाषण है या कुछ
कविता हुआ, इसको भी हम कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को दिखाकर उनमें श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल किस तरीके से हम सुनकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये श्रवण कौशल जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि बोलकर अपने बातों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करने के कौशल को मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। यानी कि जब हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मुझे प्यास लगी है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे प्यास लगी है, मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, तो मैं बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मौखिक अभिव्यक्ति। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो मौखिक अभिव्यक्ति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आइए अब हम इनको समझते हैं। पहला है अस्पष्टता। अस्पष्टता में क्या होता है कि बोलने में अस्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि मैं जो कह रही हूँ मेरे बोलने के तरीके में अस्पष्टता होनी चाहिए, तभी तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं ऐसी बोल रही हूँ जो आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, या मैं कुछ गलत शब्दों का या फिर कुछ लड़खड़ा कर बोल रही हूँ, तो फिर आप मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि बोली में एक स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को बात सही तरीके से समझ में आ सके। मैं जो कहना चाह रही हूँ वही जो सुनने वाले हैं वो उस बात को समझ सकें। तो इस तरीके से हमारे जो बोलने का तरीका है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ये मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख गुण होता है। अब दूसरा है बोधगम्य। बोधगम्य में का मतलब होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति में सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना, यानी कि मैं ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करूं जो सामने वालों को समझ में आ सके। मान लीजिए मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है वो हिंदी भाषी है, उसे हिंदी ही भाषा समझ में आती है, और उसके सामने मैं अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करूंगी तो वो तो मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे, और जब वो मेरी बातों को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस चीज़ का वो फीडबैक कैसे देंगे, यानी कि मेरे बातों का वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो और सुबोध हो, यानी कि आगे वाले व्यक्ति को भी तो वो समझ में आए मैं जो भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये बोधगम्य होना काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है सर्वमान्य भाषा। इसका मतलब ये होता है कि सर्वमान्य यानी कि सभी को समझ आने वाली भाषा। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूं जो सभी लोगों को समझ में आ सके। अगर मैं यहाँ कुछ फारसी भाषा या कुछ ऐसी भाषा बोलूं जो सभी लोगों को समझ में नहीं आती हो, तो फिर क्या होगा, हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो पूरी नहीं हो पाएगी। यानी कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो सर्वमान्य हो, यानी कि सभी लोगों को समझ में आ सके। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का अच्छे से विकास हो सके। अब आगे है मधुरता। यानी कि मधुरता मतलब कि हम जो बोलें वो मीठी बोली का प्रयोग करें, जिसमें कि एक कहावत भी है कि कोयल काको देत है, कागा काको लेत, वाणी के कारनेन मन सबको हर लेत। इसका मतलब ये हुआ कि मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी दुश्मन को भी अपना बना सकता है। अगर मैं आपके सामने मीठी वाणी का प्रयोग करूंगी तो आप मेरी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन अभी ही मैं अगर आप लोग को डांट डपट करूंगी तो फिर आपको मेरा बोलने का जो तरीका है वो पसंद नहीं आएगा, और जब आपको मेरा बोलने का तरीका ही पसंद नहीं आएगा तो आप मेरी बातों को क्यों सुनेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे इनसे बात नहीं करना है। तो क्या हमें बोलने में मधुरता लानी चाहिए, तभी हम आगे वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। बोली जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना। इसलिए हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। ये मौखिक अभिव्यक्ति में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है प्रवाह
मेहता। इसमें यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो विराम चिन्ह का उचित प्रयोग है ना, उसे हमें समझना चाहिए। कहाँ विराम चिन्ह होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ अल्प विराम होना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, इन सभी बातों का भी ध्यान हमें बोलते समय रखना चाहिए। अब आगे है श्रोताओं के अनुकूल, यानी कि इसका मतलब ये है कि सुनने वाले कौन हैं या किस स्तर के हैं, उसके अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए मैं अगर छोटी कक्षा में जा रही हूँ पढ़ाने के लिए और वहाँ मैं बच्चों को बड़ी कक्षा के समान जाते ही उन लोगों को यानी कि लेक्चर देने लगूं। छोटी बच्चा को तो ये कहा जाता है कि बच्चों को खासकर उनको संगीत के माध्यम से पढ़ाना चाहिए या कुछ अन्य टीएलएम का यूज करके पढ़ाना चाहिए, ताकि कक्षा का जो वातावरण है वो रोचक बन सके, ताकि बच्चे उत्साहपूर्वक चीज़ों को सीख सकें। लेकिन उस कक्षा में जाकर अगर मैं ऊंची कक्षा के समान अगर पढ़ाऊंगी तो उन लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो सुनने वाले जो व्यक्ति हैं और वो किस स्तर के हैं, उसके स्तर के अनुकूल ही उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे जिस स्तर के हैं हम उसी के स्तर, अगर मान लीजिए छोटी कक्षा में बच्चे को जोड़ और घटाव पढ़ाना है, लेकिन वहाँ जाते ही मैं उन्हें हाई लेवल का अगर मैथ्स बताने लगूंगी तो ये तो उनके स्तर का नहीं हुआ। तो क्या होगा, बच्चे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे और बच्चों को ये समझ में ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, कक्षा जो है वो एक अच्छी कक्षा नहीं बन पाएगी, अनुकूल वातावरण कक्षा का नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम जब कोई भी भाषा का जब प्रयोग करें तो हमेशा ऐसे चीज़ों का ही प्रयोग करें जो सुनने वाले के स्तर के अनुकूल हो। ठीक है, उनके स्तर को ध्यान में रखकर ही हम प्रयोग करें। इसके बाद है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता में ये होता है कि बोलते समय स्वाभाविकता हो, यानी कि बनावटी बोली का प्रयोग ना होना चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ, मेरा जो बात है, बोलने का तरीका है वो सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी का कॉपी करके बोलूं। तो मेरा हर व्यक्ति जो होता है सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि मेरा जो विचार है अगले का भी वही विचार होगा, या मेरा जो बोलने का शैली है अगले का भी वही होगा, या मैं जिस तरीके से आप लोग को समझा रही हूँ अगला जो टीचर है वो भी आप लोग को वैसे ही समझाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। मैं जिस चीज को जैसे समझ रही हूँ वैसे आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हर टीचर का पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए एक टीचर को या एक बोलने वाले व्यक्ति को उनके बातों में एक क्या होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां, यानी कि कौन कौन सी इनकी शिक्षण विधियां हैं। अब आइए हम इनको जानते हैं। पहला है वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब क्या होता है, यानी कि एक टीचर को ये चाहिए कि प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए वो प्रेरित करे। यानी कि वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक के अनुसार होना चाहिए। यानी कि बच्चा जिस चीज को समझ सकता है कि उसी के अनुसार हमें वार्तालाप करना है। बच्चों को तो पहले वार्तालाप में सम्मिलित करना है ताकि सभी बच्चे जो हैं वो वार्तालाप में सम्मिलित हों। और वार्तालाप जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की मानसिक स्थिति से संबंधित हो, और वो उनका जो बौद्धिक स्तर है। बच्चे अगर 2 क्लास के हैं तो हम उनको 4 क्लास की चीज़ों को नहीं पढ़ा सकते हैं। उनके स्तर के अनुसार ही उनको पढ़ाना या समझाना चाहिए। तो वार्तालाप जो होती है वो मौखिक शिक्षण विधि की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। अब सेकेंड नंबर है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में क्या होता है कि इसमें पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए और फिर बाद में छात्रों को उसका अनुकरण करके कहने के लिए करना चाहिए। ये खासकर छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि टीचर कविता को बोलें और फिर स्टूडेंट उनके पीछे पीछे उन चीज़ों को दोहराएं। तो इसे ही सस्वर वाचन कहते हैं। अब आगे है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में क्या होता है कि जब टीचर या शिक्षक पाठ्य पुस्तक को जब वो पूरा कर लेते हैं, पूरा पढ़ा लेते हैं, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न को पूछते हैं।
तो प्रश्न को पूछते समय अगर टीचर जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसका जो उत्तर अगर अशुद्ध हुआ या गलत हुआ तो उससे ऐसा नहीं कि उसे डांटना चाहिए या मारना चाहिए। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को डांटना या मारना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चे किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें प्रेम पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक उनको पढ़ाना चाहिए। तो इस विधि का प्रयोग करके भी हम बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना में क्या होता है कि ये छोटे बच्चों जो होते हैं वे कहानी सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आप छोटी बच्चों की कक्षा में जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे कि आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी, खरगोश और चूहे की, तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बच्चों को जो कहानी सुनना जो होता है वो काफ़ी पसंद होता है। तो अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए और बाद में बच्चों से कहानी सुननी चाहिए। मैं उन लोगों को कहानी सुना दी, उसके बाद मैं उन लोगों से कहूँगी कि आपने कहानी को क्या समझा, अब आप बताओ। तो ये क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि बच्चों ने मेरे कहे गए बातों को कितना अनुकरण किया है और किस तरीके से समझा है, फिर वो उसको कहेंगे। अगर वो कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो वो पूरी कहानी को अच्छे से बता देंगे। लेकिन अगर कहानी कहते समय उनका ध्यान अगर कक्षा में नहीं है तो उस चीज़ को वो नहीं बता पाएंगे। तो इस चीज़ का भी जो जांच है वो आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में क्या होता है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है छोटी कक्षाओं में। और छोटी कक्षाओं के बच्चों के चित्र देखने में, यानी कि छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो चित्र देखने में काफ़ी रुचि लेते हैं। इसलिए देखते हैं कि छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी पुस्तक में चित्र के माध्यम से उनको कहा जाता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें समझाया जाए, क्योंकि वो चित्र के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण है कि बच्चों को गाय का चित्र दिखाकर गाय के बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है, तो छात्र को बताया जाता है। इस प्रकार से चित्र की सहायता से बच्चे से कहानी सुनाई जा सकती है, यानी कि बच्चों को हम चित्र दिखाकर उसके बारे में उसे बता सकते हैं, है ना, उस चित्र में क्या क्या है, उन सारी चीज़ों का हम चित्र के माध्यम से वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों को अगर हम चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को समझाएंगे तो ये उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और ये जो चीज़ जो होगी ना वो उन लोगों को काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए छोटी कक्षा में चित्र वर्णन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद है कविता सुनना और सुनाना। इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कविता यानी कि गीत को सुनाने और सुनने में काफ़ी रुचि लेते हैं। यानी कि बच्चा को अगर गीत कहकर सिखाया जाए तो वो उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से समझते हैं और सीखते भी हैं। तो कविता पाठ को मौखिक यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कविता सुनना और सुनाना। इसके बाद है वाद विवाद। वाद विवाद में क्या होता है कि बालकों को उनकी मानसिक और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा में वाद विवाद कराया जा सकता है कि उनके वाद विवाद के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे अनेक चीज़ों को सीखते हैं, वे अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं और वो दूसरों के विचारों को भी जान पाते हैं। तो ये जो होता है कक्षा में यानी कि वाद विवाद वो उससे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 कौशल के बारे में जाना, एक तो श्रवण कौशल और दूसरा मौखिक कौशल। अब 2 कौशल जो बचे हुए हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को पूरे डिटेल के साथ पढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वैसे भी अभी एग्ज़ाम का डेट अभी आया नहीं है, तो चीज़ों को अगर हम डिटेल के साथ पूरे अच्छे से पढ़ते चलें तो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हमें उसको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आज मैंने 2 कौशल के बारे में डिस्कस किया है। अब आगे के क्लास में हम पठन कौशल और फिर इसके बाद लिखित कौशल, ये 2 हमारा बच जाता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपके हिंदी पेडागोजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। वैसे भी हिंदी पेडागोजी में ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, छोटा ही है, तो इसे हम जल्दी से कवर कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और हिंदी पेडागोजी में जो 15 मार्क्स आते हैं हिंदी पेडागोजी से, तो 50 आउट ऑफ 50, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 आपके ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।